हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोर सर फिर से अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं एक नया वीडियो आपके लेके आया हूं क्लास 11th के लिए सीबीएसई। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, क्लास 11th के लिए। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप जरूर इनको अच्छे से रिवाइज करें और अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि इन्हीं से ही एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो हमारे चैप्टर से दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। चलिए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। रोम साम्राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में आज भी अधिकांश यूरोप और पश्चिमी एशिया एवं उत्तर अफ्रीका का काफी बड़ा भाग सम्मिलित होता है। यानी कहने का मतलब कि रोम साम्राज्य काफी बहुत विस्तृत साम्राज्य था। रोम के इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार उपलब्ध है। आज हम अगर हम रोम साम्राज्य की बात करें तो उसके अध्ययन के लिए हमें आज बहुत कुछ सामग्री हमें अध्ययन के लिए मिल जाती है। वर्ष वृतांत समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरा को वर्ष वृतांत कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से इसी का नेक्स्ट जो स्मरणीय तथ्य है जो हमने इस चैप्टर से निकाला है, तो देखते हैं उसको। साम्राज्य का आरंभिक काल, जो रोम साम्राज्य था उसका आरंभिक काल क्या था, उसका किस तरीके से आरंभ हुआ, उसको हम डिस्कस करते हैं। रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक स्वतंत्र शासन व्यवस्था चली। उसी का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो रोम साम्राज्य था उसकी जो स्वतंत्र शासन व्यवस्था थी वो 509 से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चली। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रथम सम्राट अगस्टस 27 ईसा पूर्व में अगस्टस ने स्वतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्व सम्राट बन गया। प्रिंसिपेट कहा जाता है। वह एक मुख्य नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासन नहीं था। चलिए इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना थे, जो कि रोम साम्राज्य के बहुत ही कहते हैं उनको प्रमुख खिलाड़ी में से गिने जाते थे। वो ये 3 थे। प्रांतों की स्थापना और सार्वजनिक स्नान गृह, ये सभी व्यवस्थाएं क्योंकि रोम साम्राज्य के टाइम पर। तीसरी शताब्दी का संकट, प्रथम और द्वितीय शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा। ईरान के सासरानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियां फ्रैंक, एल मंगाई और गोथ ने रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही संकट से भरा हुआ था। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लिंग, साक्षरता, संस्कृति, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। एकल परिवार का समाज में चलन, महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना, काम चलाऊ साक्षरता होना, सांस्कृतिक विविधता होना इत्यादि, ये सभी उनके तत्व थे। आर्थिक विस्तार, रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, कहने का मतलब जो वहां की जो भूमि थी वो उर्वरक नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी। सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग। तरल पदार्थों की धुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें
एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ट्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। श्रमिकों पर नियंत्रण। दास्ता की मजबूत जड़ें। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दासों को पूंजी निवेश का दर्जा। क्रूरतापूर्ण व्यवहार, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये इस प्रकार के कुछ श्रमिक जो थे वहां पर उन पर नियंत्रण किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक श्रेणियां। प्रारंभिक राज्य। सेनेटर अश्वारोही जनता का सम्मानित वर्ग। फुहड़ निर्मित वर्ग। दास प्रवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग और निम्रत वर्ग। भ्रष्टाचार और लूट खसोट उस समय में बहुत ज्यादा थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परवर्ती काल। रोमवासी बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा तथा मार्स जैसी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। सम्राट डायोक्लिनियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। सम्राट के पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाली समूह गोथ, बेंटन और लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमांतो राज्यों स्थापित किए। प्रांतों का पुनर्गठन करना, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, इस्लाम का विस्तार, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति इसी काल में हुई थी। चलिए अब हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे अति लघु प्रश्न हैं जो कि 2 अंक वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों को अपनी आप कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और टाइम टू उसको रिवाइज भी करते रहें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? उत्तर, पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज, भौतिक अवशेष। ये रोम साम्राज्य इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। इनसे हमें रोम साम्राज्य की अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, रोम के सम्राट अगस्टन का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों? उत्तर, शांति और समृद्धि के लिए। राज्य में यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजयों के बाद आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था? उत्तर, रोम साम्राज्य में गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था की जिससे वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। अभिजात वर्ग की सरकार को जो सेनेट के माध्यम से शासन चलाती थी उसको हम लोग सेनेट कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त उत्तर दीजिए। उत्तर, वह राज्य जो अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था उसे हम प्रिंसिपेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? उसके मुख्य 3 खिलाड़ी थे सम्राट, अभिजात वर्ग जिसे हम सेनेट कहते हैं और सेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रोम साम्राज्य की सेना की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हम उत्तर देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, रोम सेना व्यावसायिक थी जिसमें प्रत्येक सेना को वेतन दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। उसमें भी एक एज क्राइटेरिया बना दिया था कि 25 साल तक सेना में सेनाई काम करेगा, उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर,
पॉइंट नंबर 1, काम चलाऊ साक्षरता व्यापक तौर पर विद्यमान थी। पोम्पोई पोम्पोई में गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन। पॉइंट नंबर 3, मिस्र में सैकड़ों, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, मिस्र में सैकड़ों पैपाइस प्राप्त हुए जिन पर संविदा पत्र लिखे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया। चलिए उत्तर देखते हैं, स्पेन की खानों में चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। सोना प्रयोग में लाया गया और उसका इस्तेमाल सभी बाकी अन्य कारणों में किया गया। अब चलिए अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा लघु प्रश्न 4 अंक वाले। चलिए हम 4 अंकों वाले अपने लघु प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव, तीसरी शताब्दी का संकट का सामना करना पड़ा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। पॉइंट नंबर 2, रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर अधिकार जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण। पॉइंट नंबर 3, विदेशी बर्बराओं के लगातार आक्रमण। पॉइंट नंबर 4, 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्ताहीन हुए जिन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रोम में सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, पिता का राजपुत्रों को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक हो। पॉइंट नंबर 2, सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं, अगस्टस जूलियस सीजर को गोद लिया गया पुत्र था। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, टिबेरियस भी अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। पॉइंट नंबर 5, सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, बोलचाल की अनेक भाषाएं थीं। पॉइंट नंबर 3, वेशभूषा की विभिन्न शैलियां थीं। पॉइंट नंबर 4, तरह तरह के भोजन। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक संगठनों में भिन्न भिन्न रूप थे। पॉइंट नंबर 6, बस्तियों के अनेक रूप थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व के दास्ता रूपी संस्था की गहरी जड़ों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, रोम साम्राज्य के दास्ता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म के राज्य बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा को काफी गंभीरता या गंभीर चुनौती नहीं थी। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, रोम साम्राज्य के दास्ता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म के राज्य बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं था कि अधिकांश श्रम दास द्वारा किया जाता था। पॉइंट नंबर 3, इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख लोग जो थे दास बनाए गए थे या दास थे। पॉइंट नंबर 4, दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जा सकता था, वो पूंजी को निवेश करते थे। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 5, आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, रोम साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा। पॉइंट नंबर 2, उत्तर में जर्मन
मूल के समूह द्वारा आक्रमण। पॉइंट नंबर 3, सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार और अपने राज्य स्थापित। स्पेन में सिविगोथ, गोल ने फ्रैंक तथा इटली में लोम्बार्डो का राज्य। पॉइंट नंबर 4, ईरान के ससानी वंश के शासकों द्वारा पूर्ववर्ती प्रांतों पर आक्रमण। पॉइंट नंबर 5, भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम यूरोप के अधिकार। चलिए पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधीन या अधिकार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहां तक स्वतंत्र थी, विवेचन कीजिए। उत्तर। पॉइंट नंबर 1, महिला अपने पिता के प्रथम उत्तराधिकारी। पॉइंट नंबर 2, नाभिकीय पारिवारिक व्यापक रूप से प्रसार। पॉइंट नंबर 3, स्त्री का पैतृक संपत्ति पर अधिकार। पॉइंट नंबर 4, तलाक देना आसान। पॉइंट नंबर 5, विवाह बातचीत द्वारा तय होते थे। और पॉइंट नंबर 7, महिलाओं पर पति का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। उत्तर। साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीके इस प्रकार जो बताए गए हैं। नंबर 1, निरीक्षण। नंबर 2, श्रमिकों के समूह रखना। नंबर 3, जंजीर डालकर रखना। और 4 पे है दागा जाना। और 5वां है रण संविदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम के संदर्भ में नगर क्या थे, वहां के शहरी जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। शहरी केंद्र अपने दंडनायक नगर परिषद और सुनिश्चित राज्य क्षेत्र अधीनता में कई गांव विशेषताएं थी जो इस प्रकार है। नंबर 1, खाने की कमी नहीं, वहां पर खाने की कभी कमी नहीं रही, हमेशा भरपूर और प्रचुर मात्रा में खाना उपलब्ध रहा। नंबर 2, सार्वजनिक स्नान गृह, वहाँ पे जो सार्वजनिक स्नान गृह होते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आकर स्नान कर सकता था और किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसी प्रकार अकाल में भी बेहतर सुविधाएं थी। जैसे कई बार क्या है कि सूखा पड़ने के बाद, सूखा पड़ने से खेतों में अकाल पड़ जाता था, उससे निपटने के लिए उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं पहले ही अरेंज कर रखी थी। पॉइंट नंबर 4, अपनी मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए उन्होंने कई प्रकार के साधन भी उपलब्ध करा रखे थे। ये एक रोम साम्राज्य के जो नगर थे उनमें जो शहरी जीवन था किस तरीके का था, इसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा 8 अंक वाला है। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न उत्तर, 8 अंक वाले प्रश्न। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोम साम्राज्य की सार्वजनिक श्रेणियां का वर्णन कीजिए। जो रोम साम्राज्य की सार्वजनिक श्रेणियां थी वो कौन कौन सी थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इतिहासकार टैसिटस द्वारा प्रारंभिक साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक समूह का वर्णन। पॉइंट नंबर 2, 3वीं शताब्दी के आरंभ में सेनेट सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। पॉइंट नंबर 3, 4वीं सदी के शुरू में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासन काल। पॉइंट नंबर 4, अत्यधिक धनवान अभिजात वर्ग थे उस समय। और पॉइंट नंबर 5, मध्य वर्ग का उदय हुआ। नंबर 7, प्रवासी कामगार। पॉइंट नंबर 8 रोमन साम्राज्य का परिवर्ती काल। पॉइंट नंबर 9, रोमन राज्य तानाशाही पर। और पॉइंट नंबर 10, स्वनियोजित शिल्पकार। तो वहाँ के जो रोम साम्राज्य थे वहाँ पे जो शिल्पकार थे वो स्वनियोजित थे और उनकी जो कलाकृति थी बहुत ही अद्भुत और काफी सुंदर हुआ करती थी। ये हमारे 8 नंबर वाला पहला क्वेश्चन था। उसी प्रकार से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ये 8 नंबर वाले जितने भी हो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें, क्योंकि ये पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से 2-3 लाइनें और 2-3 शब्द लिख सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका।
रोम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शन वाले अभिलक्षण कौन से थे? व्याख्या कीजिए। उत्तर, भूमध्य सागर के नजदीक पानी की शक्ति का प्रयोग किया जाना। पॉइंट नंबर 2, जल शक्ति के कारण औद्योगिक का प्रयोग, जो भी वहां पर औद्योगिक कार्य किए जाते थे उसका जल शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग और भरपूर प्रयोग किया जाता था, जिससे कि रोम साम्राज्य अच्छी तरह से फल फूल रहा था, पनप रहा था। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति की खुदाई। पॉइंट नंबर 4, व्यापक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना, उत्पादकता का उफरेसा स्तर। पॉइंट नंबर 5, बैंकिंग व्यवस्था। पॉइंट नंबर 6, धन का बड़े स्तर पर प्रयोग। पॉइंट नंबर 7, नगर औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र। पॉइंट नंबर 8, सुगठित वाणिज्यिक व्यवस्था। पॉइंट नंबर 9, बेहतर परिवहन क्षमता। इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था रही रोमन साम्राज्य की, आधुनिक अर्थव्यवस्था तो काफी उसमें विकास किया, उन्होंने काफी ऊंचे अहदे पर पहुंचे। ये उनकी मुख्य विशेषताएं थी जो कि रोम साम्राज्य को अन्य सभ्यताओं से अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, एकल परिवार का स्वरूप। पॉइंट नंबर 2, परिवार में दास शामिल। पॉइंट नंबर 3, महिलाओं को स्वामित्व संचालन का अधिकार। पॉइंट नंबर 4, महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 5, तलाक देना आसान। जो वहाँ की जो व्यवस्था थी, अगर किसी व्यक्ति को अगर तलाक देना है तो वो व्यवस्था काफ़ी आसान थी। पर जो महिलाओं के जो कानून की जो स्वतंत्रता पूर्ण रूप से थी कि वो कानून का अपने अधिकार के लिए प्रयोग कर सकते थे। और वहाँ के जो परिवार थे वहाँ पर दास प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, उनके परिवारों में दास होया करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, विवाह परिवार द्वारा जो विवाह होया करते थे उनके परिवारों में ही हुआ करते थे, जो कि उनके रिलेशन या उनके कास्ट के होया करते थे, उनसे ही रोमन साम्राज्य के विवाह किया करते थे। चलिए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। काम चलाऊ साक्षरता, सांस्कृतिक विविधता, विद्वान। वहाँ की जो शिक्षा थी, साक्षरता थी, वो काम चलाऊ थी। एक कहते हैं प्रसिद्ध या सुदृढ़ मजबूत जो शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, काम चलाऊ थी। पॉइंट नंबर 7, अनेक भाषाएं। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और काफी विस्तृत था, इसलिए काफी विस्तृत होने के कारण उनकी भाषाएं भी अलग अलग थी। क्वेश्चन नंबर 4, रोम साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए कि रोम साम्राज्य ने विश्व को क्या दिया जो आज आधुनिक समय में हम उसको याद करते हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, और वो हमारे आज आधुनिक जीवन में एक हिस्सा बन गया है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, रोम साम्राज्य की स्थापना। पॉइंट नंबर 2, राज्य प्रबंधन की शिक्षा कि हमें किस तरीके से शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और प्रदान करनी चाहिए। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, सैनिक संगठन। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा सैनिक संगठन था और वो अपने पास ही उन लोगों के निवास स्थान बनाया करते थे जिससे कि समय आने पर तुरंत सेना की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 4, रोमन कानून। रोमन कानून में कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और व्याप्त थी। वहां पर महिला और सभी को समान अधिकार थे, कानून की पूर्ण स्वतंत्रता थी। पॉइंट नंबर 5, ईसाई धर्म का प्रचार। रोमन साम्राज्य में जो धर्म का प्रचार था वो था ईसाई धर्म, और यह ईसाई धर्म पूर्ण रूप से पूरे रोमन साम्राज्य में व्याख्यात था और उनका पूर्णतः प्रचार किया जा रहा था। पॉइंट नंबर 6, धार्मिक सहनशीलता। लोगों में अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से सहनशीलता थी, उन्हें इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो अपने धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार करें और उसमें अपने जो अनुष्ठान है उनका प्रयोग करें, अनुष्ठानों को मनाएं, इसकी उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। पॉइंट नंबर 7, सड़कें और पुल। बड़े रोमन साम्राज्य में अच्छी तरह से सड़कों का निर्माण किया गया, पुल बनाए गए नदियों के ऊपर, जिससे कि आने जाने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। बाकी यातायात की जो
व्यवस्था थी काफी सुदृढ़ और मजबूत थी। पॉइंट नंबर 8, भवन निर्माण कला। वास्तुकला जो रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य में वास्तुकला और जो भवन निर्माण की कला अद्भुत और अद्वितीय थी, क्योंकि आज भी हम उनको जो उनके अवशेष देखते हैं तो उससे पता चलता है कि वहाँ की कला, जो वास्तुकला कितनी प्रसिद्ध और विख्यात थी, और उनकी भवन निर्माण की जो कला काफी प्रचलित है। पॉइंट नंबर 9, साहित्य व दर्शन। उनको अपने साहित्य और दर्शन का भी बड़ा इंटरेस्ट था उनको इस बात का, और नहीं, साहित्य व दर्शन। रोमन साम्राज्य में साहित्यिक और दर्शन का बड़ा प्रचलित और विख्यात जो के तथ्य कह सकते हैं। लोग अपने मौज मस्ती, अपने मनोरंजन के लिए साहित्य का उन्होंने विशेष ध्यान दिया उस पर। पॉइंट नंबर 10, भाषा और वहाँ की भाषाएं। अनेक भाषाएं बोली जाती थी, क्योंकि जो रोमन साम्राज्य था काफी विस्तृत था, काफी बड़ा साम्राज्य था, इसलिए बड़े और विस्तृत होने के कारण भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोम सेना रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। तथ्य का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। उत्तर, सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, रोम सेना राजनीतिक की महत्वपूर्ण संस्था थी, और ये काफी विस्तृत और काफी मजबूत थी, और राजा सम्राट अपने नजदीक ही इनको बसाया करते थे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनको एकदम से या तुरंत उनकी व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 2, व्यावसायिक सेना। उनकी जो मुख्यतः जो सेना थी वो व्यावसायिक थी, और उत्पादन क्षेत्र में उनका काफी योगदान रहा। पॉइंट नंबर 3, सेवा करने की अवधि निश्चित होना। और यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य था वहां पर जो सेवा करने की जो समय अवधि थी वो निश्चित की गई थी। उस समय अवधि के ही दौरान उतने ही समय में उनको सेवा करनी थी, उसके बाद उनको फ्री कर दिया जाता। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ा एकल निकाय रोमन साम्राज्य का था। पॉइंट नंबर 5, सेनेट ने सेना का डर था। काफी सेनेट जो एक संस्था, एक पद्धति बनाई गई थी, उसका सेना में काफी डर था। पॉइंट नंबर 6, मतभेद होने पर गृह युद्ध होना अनिवार्य था, क्योंकि विस्तृत होने के कारण उनमें गृह युद्ध होना स्वाभाविक था। पॉइंट नंबर 7, आंदोलन व विद्रोह। पॉइंट नंबर 8, शासन व्यवस्था, सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति। ये सभी रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग थी। क्वेश्चन नंबर 6, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शन वाले अवलक्षण कौन से थे, व्याख्या कीजिए। उत्तर, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शन वाले अवलक्षण इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, रोम समाज, इसका पॉइंट नंबर 1, उच्च वर्ग की कर वसूली। पॉइंट नंबर 2, प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता। पॉइंट नंबर 3, संभ्रांत वर्ग। पॉइंट नंबर 4, एकल परिवार। पॉइंट नंबर 5, महिलाओं की स्थिति। पॉइंट नंबर 6, सांस्कृतिक विविधता। और इसी की सेकंड जो हेडिंग दे रखी है अर्थव्यवस्था, उसको हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मजबूत अर्थव्यवस्था। जो रोमन साम्राज्य था उसकी अवस्था काफी मजबूत थी और सुदृढ़ थी। पॉइंट नंबर 2, कैटनरों का प्रयोग, निर्यात। पॉइंट नंबर 4, जल शक्ति का प्रयोग। रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जाता था, जो कि बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था थी। जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जल शक्ति का उन्होंने किस तरीके से अपने व्यापार और समाज के विकास के लिए उसका प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 5, आधुनिक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना, इसमें भी उन्होंने जल शक्ति का भरपूर प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 6, संगठित व्यापार। पॉइंट नंबर 7, बैंकिंग व्यवस्था। और पॉइंट नंबर 8, धन का व्यापक प्रयोग। उन्होंने इन सभी का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए उसका प्रयोग किया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, यूनान तथा रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति इस प्रकार है। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, बहुदेववादी संस्कृति। पॉइंट नंबर 2, अनेक देवी देवता। रोम साम्राज्य और यूनान साम्राज्य में देवी देवताओं की संख्या बहुत अधिक थी, अत्यधिक थी, तो इसलिए वहां पर बहुदेववाद संस्कृति अपनाई गई थी और सभी को अपने धर्म का प्रचार करना और किसी भी धर्म को मानने का पूर्णतः स्वतंत्रता थी। यह कानून व्यवस्था रोमन साम्राज्य की सबसे मजबूत और सरल व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंदिर, मठ और देवालय का निर्माण अधिक मात्रा में किया गया और मजबूत और अच्छे ढंग से किया गया। इनकी जो कलाकृति और भवन निर्माण की जो कला थी रोमन साम्राज्य में, यूनान में बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रचलित थी, विश्व विख्यात है। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, अनेक पंथों और उपासना पद्धति में विश्वास रखना, स्वयं को एक नाम में ना पुकारना। पॉइंट नंबर 5, स्वयं को एक नाम से ना पुकारना, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पॉइंट नंबर 6, यहूदी धर्म का भी उसमें काफी प्रचार था यूनान में। पॉइंट नंबर 7, ईसाईकरण होना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रोम साम्राज्य काफी विस्तृत था, तो वहां पर मंदिरों का होना और अधिक देवी देवताओं का होना और उसी में ही ईसाई धर्म का भी एक धर्म प्रचलित था। उसमें उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर ईसाई धर्म का उसमें प्रचार हुआ। पॉइंट नंबर 8, कठोर सीमाएं ना होना। रोमन साम्राज्य की सबसे जो अच्छी बात थी वो की जो सीमाएं हैं जो कठोर ना होना, उनकी जो सीमाएं काफी नरम और स्वभाव की थी, पूर्ण लोगों को स्वतंत्रता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, यदि आप रोम साम्राज्य में रह रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगर में या ग्रामीण क्षेत्र में? बताइए, कारण दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं, यदि मैं रोम साम्राज्य में रह रहा होता तो नगर में रहना पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोख आदि नगरों में लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। शहरी जीवन में अनेक आवश्यक विशेषताएं थी जो अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर अनेक उद्योगों का केंद्र था तथा प्राय व्यावसायिक गतिविधियां यहां से ही संचालित की जाती थी। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में प्रगतिशील था, इसलिए वहां के लोगों की मुख्य विशेष सुविधाएं और अधिक ध्यान दिया जाता था कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं किस तरीके की होनी चाहिए, इस पर उनका विशेष ध्यान दिया गया। उनका भवन निर्माण बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, उनकी वास्तुकला भी बहुत प्रचलित और विख्यात थी। इस तरीके का जो नगर जीवन काफी उनका सुखमय था। नगर में रहने से एक फायदा यह भी था कि वहां खाद्यान्नों की कमी नहीं थी। वहां अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे। इसके विपरीत यदि गांव में अकाल पड़ता था तो वहां पर लोग भूखा मरा करते थे। फिर भी विकसित होने के कारण सम्राट इन सभी व्यवस्था किया करता था, उनके खान पान की, उनके रहन सहन की, हर तरह की व्यवस्था की जाती थी। पर शहरों की व्यवस्था कुछ अलग ही थी। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियां, छाल, झाड़ियां, जड़ें आदि खाकर व्यतीत करते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन की उपलब्धता थी। उदाहरणतः एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जाता रहता था। यानी कि कहने का मतलब है, अगर किसी को अगर रोमन साम्राज्य में रहने के लिए कहा जाए तो वो शहरों को ही चुनेगा, क्योंकि वहां पर रहने की, व्यापार व्यवस्था की और हर प्रकार की उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था शहर में थी। जबकि इसके विपरीत रोमन साम्राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां की जो दशा थी काफी दयनीय थी। वहां पर अकाल के समय लोग
फूल पत्तियाँ, छाल और ऐसी चीज़ें खाने पे मजबूर होया करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वहाँ का कहने का मतलब है कि रोमन साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। अब विस्तृत होने के कारण ही काफ़ी सुदृढ़ भी था, मजबूत भी था, और व्यवस्था शहर की अच्छी थी ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। तो अगर मुझे रहने के लिए कहा जाए तो मैं तो शहर में ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें और सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनसे बनाए गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।